ऑल राइट, आइए बच्चों आज का अपना ये सेशन की शुरुआत की जाए। बाकी बच्चे धीरे धीरे फिर ज्वाइन इन कर लेंगे, ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका है। आइए, तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन किया था। हमने स्टार्ट कर लिया था कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर, फटाफट से बताओ, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन चल रहा था। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने अभी स्टार्टिंग में कौन सा फंक्शन किया था, पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात चल रही थी, एक शॉर्ट रन की बात चल रही थी और एक लॉन्ग रन की बात चल रही थी। इस तरीके से कुछ बातें थी, ये देखिए। तो जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये वाला लॉ अप्लाई होता है। इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस तरीके से हमने स्टडी किया था। यहाँ पे ये शॉर्ट रन के अंदर अप्लाई होता है और लॉन्ग रन के अंदर जो अप्लाई होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, आइए रिकॉल करें। ये देखिए पूरा का पूरा आपका समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर अवेलेबल करवाया है मैंने। ये चार्ट कर दिया तो बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेज लगता है, पहले स्टेज का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है ना, इस तरीके से हमने बातें की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने इस तरीके से कुछ बातें भी की थी कि यहाँ पे तीन कर्व्स बना रखे हैं, टीपी, एपी, एमपी। फटाफट से मुझे बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। पहला रिलेशनशिप क्या था, व्हेन एपी इज मोर देन, सॉरी, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज इंक्रीजिंग। व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। याद आ रहा है। इसके बाद हमने और क्या क्या बातें की थी, यहाँ पे स्टेजेस की बात की थी डायग्राम के अंदर। ये टीपी बढ़ रहा है तेजी से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टीपी बढ़ रहा है धीरे धीरे, टीपी इज मैक्सिमम, टीपी इज फॉलिंग, या फिर टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ नेगेटिव रेट। पहला स्टेज कब खत्म होता है बच्चों, जब एपी मैक्सिमम होता है। दूसरा स्टेज कब खत्म होता है, जब एमपी 0 होता है। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी बातें की थी। फिर हमारा इसी के अंदर लॉन्ग रन की बात कर रहे थे। यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा था, लॉ ऑफ, ये रहा, रिटर्न्स टू स्केल। क्या बात, ये बच्चा कौन है, नाम बताइए जरा अपना। अच्छा, ज्योति ही है। चलो, एक ही बच्चे से उम्मीद है बस मुझे क्लास में। बाकी बच्चे स्टार्टिंग में तो एक ईवा भी थे जो थोड़ा जवाब देते थे, अब तो ईवा भी गायब हो गए हैं। रिटर्न्स टू स्केल, तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की जब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की जब बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग रन की बात चल रही है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते थे, यहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते थे। 3 स्टेजेस होते थे, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होता था। क्या आपको रिकॉल हो पा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं होता था। तो इस तरीके से फिर आइसो क्वांट्स वगैरह की बात की थी, वो तो एक अलग चीज़ है। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट फंक्शन, यानी कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉस्ट का चैप्टर। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट क्या होता है, कैसे होता है। आइए इस चीज़ को हम पूरा का पूरा करते हैं। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ये तो पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर, हाँ, कॉस्ट फंक्शन वगैरह। आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनवा के समझाता हूँ, पहले सुनने पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि इनपुट होता है, इनपुट से क्या निकल के आता है बच्चों, इनपुट से आउटपुट। वेरी गुड, खुशी अग्रवाल। जैसे यहाँ पे हम इनपुट क्या क्या यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब तो दिमाग में कई चीजें छपनी भी शुरू हो चुकी होंगी। गलत स्पेलिंग है, चलो कोई बात नहीं, अब यही है स्पेलिंग, डिक्शनरी में चेंज करवा देंगे हम। इतने यूनिट्स यूज करके
हम ये चीज़ प्रोड्यूस करते थे और इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, बुलाओ, इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, इनको भाई साहब को, इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, इस चीज़ को हम बोलते थे प्रोडक्शन फंक्शन। मुझे ये बात बताइए, इनपुट जो है वो फ्री में आ जाता है? नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बदले में हमें पैसा पे करना पड़ता है। जैसे लैंड के बदले में क्या पे करना पड़ेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी हम यूज करते हैं उसका कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका पेमेंट करना पड़ता है, तो जब हम इसका पेमेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा जेब में से। ये पैसा हम पे कर रहे हैं किसको बनाने के लिए, इसी आउटपुट को बनाने के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, इस आउटपुट को बनाने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, आउटपुट एंड अमाउंट, इसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। मतलब एक आउटपुट को बनाने के लिए जेब से खर्चा कितना लग रहा है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और इसे कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं? जैसे अगर प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन चल रहा होगा तो कॉस्ट फंक्शन में भी क्या चल रहा होगा, शॉर्ट रन। अगर यहां पे लॉन्ग रन चल रहा होगा तो यहां पे भी क्या चलेगा, लॉन्ग रन। ठीक है ना, इस तरीके से चलता है, शॉर्ट रन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन लॉन्ग रन। क्लियर हो रही है बात? अब यहां पे दोनों के अंदर ऐसा समझ लीजिए, अगर प्रोडक्शन फंक्शन का शॉर्ट रन चल रहा है तो उसका इफेक्ट कॉस्ट फंक्शन के भी शॉर्ट रन पे आने वाला है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चल रहा है तो कॉस्ट फंक्शन के शॉर्ट रन में भी कौन सा चलेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसी का इफेक्ट आएगा। उसी तरीके से लॉन्ग रन की भी बात आ जाती है। तो इसको धीरे धीरे इलेबोरेट करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो कॉस्ट के चैप्टर के अंदर भी हम दो लेवल पे स्टडी करेंगे, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो आइए पहले हम एक एक करके कॉस्ट की चीज़ को डिफाइन करना शुरू करते हैं। बहुत तरीके का कॉस्ट होता है, इसको आराम आराम से पढ़ेंगे हम। यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ से इसको ड्रॉ करने का टाइम दूंगा मैं इधर से। कॉस्ट एनालिसिस, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। इट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई आपने सोच लिया इतना आउटपुट बनाएंगे, उसको बनाने का पैसा कितना लगेगा, अब वो चीज़ की बात हो रही है। प्रोडक्शन के चैप्टर में क्या बात हो रही थी कि इतने इनपुट से कितना आउटपुट बनेगा, यहाँ पे क्या बात हो रही है, इतने आउटपुट को बनाने के लिए खर्चा कितना लगेगा। इसके कुछ वो होते हैं छोटे छोटे डेफिनेशंस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, या फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है ना टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है ना, इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट, अकाउंटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट, एक ये फिक्स्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच के जो खर्चे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वो। एक एक करके मैं समझाना शुरू करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, दो, अकाउंटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट एंड फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। अभी मैंने आपको कुछ भी ड्रॉ या बनाने के लिए दिया नहीं है, इधर समझिए। एक ये फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं मैं, व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है ना। तो आइए इसको समझते हैं। किसी भी कंपनी को रेवेन्यू होता है, सेल्स होती है। अगर सेल्स में से हम अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस कर दें
जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है ना उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना। इसके अलावा हमारी एक और टाइप ऑफ कॉस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करता हूं तो जो निकल के आता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग कॉस्ट के और भी नाम होते हैं, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर आउटले कॉस्ट या फिर कॉस्ट पेड टू आउटसाइडर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के और भी नाम होते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लिख दिया, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रिटर्न, या फिर कॉस्ट ऑफ ओन रिसोर्सेस। आइए मैं समझाता हूं इसको। मैं फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा। इकोनॉमिक कॉस्ट, अगर आपको कोई बच्चा पूछे व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब मैं इसको आराम से समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। छोटा सा एग्जांपल लूंगा क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, इधर समझिए बच्चों। कई बार क्या होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने कई सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास खुद का जगह पड़ी हुई है, तो आप खुद की जगह इस्तेमाल कर लेंगे। बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, कुछ भी है, तो अपनी जगह इस्तेमाल करेंगे। आपने अपनी खुद की जगह इस्तेमाल करी, वहाँ पे लेबर को रखा और उसे काम करवाना शुरू करवा दिया। अब जब लेबर को पेमेंट करोगे वो तो जेब से पैसा जाएगा ना। जब पैसा जेब से जा रहा होता है उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई मेरी जेब से लेबर को पैसा जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि लेबर हम किसी और को हायर कर रहे हैं वो काम करने के लिए। पर इसमें कोई डाउट? इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। अब जिस जगह पे आप काम कर रहे हो बच्चों, उस जगह का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है? बिल्कुल। अगर आप उसी जगह को किराए पे चढ़ा देते तो किराया मिलता ना आपको, तो उस जगह का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे आप ये सोचिए ना, अगर आप अपना खुद का बिजनेस ना कर रहे होते, कहीं पे जॉब कर रहे होते, तो आपका भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप सभी क्लास में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई ना करते कहीं पे काम करते तो कुछ पैसा मिलता। तो हर एक रिसोर्स जो आप खुद का रिसोर्स लेकर आते हो उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या ये जेब से पैसा जा रहा होता है? नहीं, ये पैसा आने से रुक रहा होता है। क्या दोनों लैंग्वेज में फ़र्क समझ में आया? यहाँ पे हमारी जेब से पैसा जा रहा है, बट यहाँ पे हमारी जेब में पैसा आने से रुक रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या फ़र्क समझ में आया? तो एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स इस पे आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? अब इस चीज़ को पढ़िए यहाँ पे मेरे साथ। अकाउंटिंग कॉस्ट आर, देखिए इसका एक और नाम क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स, सारी जो पेमेंट करेंगे मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू वेरियस सप्लायर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स। जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है बच्चों? इकोनॉमिक कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक्सप्लिसिट का एक और नाम है आउटले कॉस्ट। क्या ये समझ में आ पा रहा है या इसको और डिटेल में लेके जाने की रिक्वायरमेंट लग रही है? प्लीज मुझे बताएं। कौन से वाला? वेरी गुड ज्योति। कौन से वाला? ये देखिए ना, इसका एक और नाम एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? जो मेरी जेब से निकल के आपको पेमेंट जाएगा। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मेरी जेब से पैसा जा नहीं रहा है बट एक रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी खुद की, तो वहाँ का रेंट मिलता। आप जॉब कर रहे होते तो पैसा मिलता। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है ना?
इस चीज़ को, ये पूरा फॉर्मूला लिखवाया है, अगेन मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप इसको फटाफट से पूरे को कॉपी करें, इसको कॉपी करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। करिए इसको कॉपी, जैसी कॉपी हो जाए मुझे बताएं। चलिए, ज्योति और खुशी का आ गया डन, बढ़े आगे। नो, वो नहीं अभी कॉपी करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा ना कुछ और डेफिनेशंस भी होती हैं छोटी छोटी, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ये आप सिंपली ना रीड कर लीजिएगा। अभी आपके फाउंडेशन लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप सभी बच्चे इंटरमीडिएट में कॉस्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। आप सभी बच्चों के इंटरमीडिएट के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैं बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होता है। फाउंडेशन लेवल के ऊपर आपका ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, इतना डिटेल में गिवन भी नहीं है, वन लाइनर्स हैं, आप जितना समझ सकते हो उतना रीड करके चले जाए, अभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब इंटरमीडिएट में आप पढ़ने के लिए आएंगे तब मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में लेके जाएंगे, जितना उस टाइम पे आपको क्लैरिटी भी चाहिए होती है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। फिलहाल के लिए ये सब रहने दे सकते हैं हम। सीधा हम चलते हैं अब कॉस्ट फंक्शन के ऊपर। बच्चों मुझे बताइए, जिस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके का था, कॉस्ट फंक्शन भी दो तरीके का होगा। तो कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? इट रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। मुझे बताइए, कॉस्ट डिटरमाइन किससे होगी? अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, कि वो चार्ज कितना कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, भाई आउटपुट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, इस चीज़ को ही बोलते हैं। ये दो लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। यही बात चल रही है।
अब पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, शॉर्ट रन, उसके बाद आएंगे हम फिर लॉन्ग रन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉस्ट फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हो गया शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। अब मुझे बताइए शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इधर देखिए शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, शॉर्ट रन के अंदर हमने प्रोडक्शन में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शॉर्ट रन, अभी लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना, अगर मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात करूँ तो हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड, और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड वेरिएबल। जबकि लॉन्ग रन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, वेरी गुड, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो मुझे ये बात बताइए, उसी हिसाब से अगर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होंगे तो उनका कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट, और उसी तरीके से वेरिएबल फैक्टर अगर होंगे तो वेरिएबल फैक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, देखिए क्या क्या नाम लिखे हुए हैं फिक्स्ड कॉस्ट के, कांस्टेंट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ का रेंट, जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ का रेंट उतना ही जाएगा, चाहे बच्चे ज़्यादा हैं चाहे कम आए। इसको इनएस्केपेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इनएस्केपेबल कॉस्ट, इनएस्केपेबल कॉस्ट या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स आर वेरिएबल। यही बात चल रही है। तो प्रोडक्शन फंक्शन से ही आपका कॉस्ट फंक्शन निकल के आएगा। तो पहले हमने कौन सा पढ़ना है, पहले हमने कौन सा पढ़ना है बच्चों, पहले हम शॉर्ट रन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लॉन्ग रन पे आएंगे। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? तो आप सभी ने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे जगह दिख रही होगी आपको, ऊपर नीचे जगह दिख रही होगी, आप इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करें, ये वाला जो डायग्राम है इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करें जल्दी से, जहाँ पे भी जगह दिख रही है वहाँ पे ड्रॉ करें। हाँ चलिए, खुशी अग्रवाल कह रहे हैं डन, वेरी गुड। आज तो खुशी ने जल्दी टेपने की स्पीड छोड़ी हुई है। डन। इसको लिखिए,
चलिए बढ़े आगे, लिख लो जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे बताएं जो मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, क्या आपको ये नोट्स वगैरह पढ़ के कुछ लग रहा है बढ़िया या कैसे लग रहा है? सर इजीली रिवाइज कर पा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। आपने प्रिंट आउट वगैरह निकाल लिया है इसका? यस सर। चलो फिर तो अच्छी बात है। यस वेरी गुड। खुशी और ज्योति, 2 बच्चों का तो रिस्पॉन्स आ रहा है। मालविका, वृंदा गुप्ता, चलिए बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की बात। अब शॉर्ट रन के अंदर अलग अलग तरीके के कॉस्ट होते हैं, आइए एक एक करके पढ़ें। अच्छा इन्होंने पहले यहाँ पे सीधा ये आ गया ना, इसको रोकिए 2 मिनट, पहले ना हम इससे शुरुआत करते हैं। फिर ये देखिए इससे। शॉर्ट रन के अंदर 2 तरीके के खर्चे होते हैं, कौन कौन से बच्चों? एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं अभी लिख रहा हूं, आपने कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हमने क्या समझा, जो कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगा। आउटपुट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो चेंज इन कॉस्ट। आउटपुट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा। क्या यहां तक कोई डाउट? समझ में आता ही है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल चेंजिंग कॉस्ट। क्या यहां तक समझ में आता है? और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी जेब से टोटल पैसा कितना जा रहा है। क्या क्लियर हो पा रही है बात बच्चों? एक एक करके चीज ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं, एक एक करके चीज ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं। पहले टीएफसी के बारे में मुझे बताइए। टीएफसी अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज की जगह इसको लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, जल्दी से बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या फिर इसको ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, अगर बच्चों आउटपुट 0 होगा, आउटपुट इज इक्वल टू 0, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो आउटपुट अगर 0 है, तब यहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं भी आ रहा फिर भी रेंट तो जाएगा ना। तो अगर आउटपुट 0 है तब भी कॉस्ट 0 नहीं है। क्या ये समझ में आ पा रही है तीनों बातें? नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मुझे बताइए, मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे, बोलो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट, और क्या बता सकते हैं बच्चों, इसका शेप कैसा है, सीधी लाइन बनी हुई है या टेढ़ी लाइन है? इसका शेप होता है इनवर्स एस शेप्ड। आपको ये ध्यान रखना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा है, इनवर्स एस शेप्ड। इसका रीजन क्या है, रीजन इनवर्स एस शेप का रीजन क्या है बच्चों, आप याद रखिएगा। इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। दोबारा से लिंकेज करवाता हूं मैं, मुझे बताइए कॉस्ट और प्रोडक्शन के टॉपिक्स का लिंकेज है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे शॉर्ट रन चल रहा है तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, शॉर्ट रन चलेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलेगा तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलेगा। समझ पा रही है ना। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की वजह से वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है तो वेरिएबल फैक्टर पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इफेक्ट आ रहा था, उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इंपैक्ट आ रहा है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत डिटेल में लेके जा सकता हूँ, बहुत डिटेल में, बट अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं
जितना मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा है आप सबको? अगर इतना समझ में आ रहा है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई भी आपसे पूछे कि इन्वर्स एस है, तो इन्वर्स एस का रीजन क्या है? टीवीसी ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अच्छा मुझे बताइए, अगर आउटपुट 0 है तो टीवीसी कितना है? 0। समझ में आई बात? तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। वेरी गुड, खुशी अग्रवाल तो एकदम जबरदस्त, एक के बाद एक अब आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अब टीसी की बात करते हैं। टीसी का मतलब क्या हो गया बच्चों? टोटल कॉस्ट। शाम में बाद में कर लीजिएगा। इसका शेप कैसा दिख रहा है बच्चों? इनवर्स एस शेप्ड। आपको दिख रहा है ये इनवर्स एस शेप्ड। अच्छा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट, मुझे बताइए क्या मैं ऐसे कह सकता हूं टीसी कर्व इज पैरेलल टू टीवीसी कर्व? बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टीसी एंड टीवीसी के बीच का डिफरेंस जो है वो टीएफसी है, दैट इज कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये सब ऑब्जर्व हो पा रहे हैं ना आप सबको? इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? टीएफसी, दैट इज कांस्टेंट। हमेशा डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा नेक्स्ट, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आउटपुट 0 है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं टीएफसी इज इक्वल टू टीसी? अगर मेरा आउटपुट 0 है तो यहां पे देखिए ना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी हो गया, है ना। क्लियर हो रही है ये सारी बातें या नहीं? इन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं कॉपी करने का टाइम देता हूँ, इधर फोकस करिएगा। हाँ जी, TFC curve starts from the point on y-axis shows that TFC will be incurred even if output is 0. On the other hand, TVC curve starts upward indicating, rises upward का मतलब क्या है? It is upward sloping, indicating as output increases, total variable cost increases. टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट आर 0 व्हेन आउटपुट इज 0। ये भी समझ में आता है। टोटल कॉस्ट कर्व हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टीएफसी एंड टीवीसी। ये भी समझ में आई सारी बातें? कोई डाउट्स? इसी चीज़ को देखिए अलग तरीके से यहाँ पे लिखा जाइए, इसके ऊपर आते हैं। ये देखिए, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं टीसी प्लस टीएफसी। कोई डाउट्स? सिंपल है ये पॉइंट्स। एक्सटर्नैलिटीज ये रोके अभी इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए ये वाला डायग्राम तो हमारा कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को इस डायग्राम में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लें, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको कॉपी करें, क्योंकि पूरे के पूरे कीवर्ड, सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हालांकि इसको और डिटेल में तो लेके जाया जा सकता है, बट अभी मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ।
जैसी ही कॉपी हो जाए बच्चों मुझे बताएं। ये वृंदा गुप्ता और खुशी अग्रवाल बड़ी जल्दी टेपा मार रहे हैं आज। वो कहाँ गए हमारे एक बच्चे सुहानी? आप दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? होम टाउन चंडीगढ़। अच्छा हाँ, आपने तो शायद बताया भी था। वृंदा, अच्छा आप भी चंडीगढ़ के हैं? दोनों आपस में दोस्त तो नहीं है? पता लगे कि दोस्त ही निकले। डन, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे पूनम? नहीं, चलो करो टेपो जल्दी। हाँ कर लो कर लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला आपका लॉन्ग रन के साथ लिंक आता है। अब बच्चों हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया भाई। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉस्ट के टॉपिक पे ना न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल भी करवाने बैठूं, बट ये ध्यान रखिएगा कॉस्ट के इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल भी आता है। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये न्यूमेरिकल आए। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ना प्रैक्टिकली मतलब सॉल्व करना आना चाहिए। जब मैं आपको अभी टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग लास्ट में बात करता हूँ। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसको साइड पे लिखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर इसके और भी फॉर्मूलाज होते हैं TVC एट N माइनस TVC एट N माइनस 1, और भी फॉर्मूला होता है चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। इन डेफिनेशंस में कोई डाउट जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी? इसके अंदर ना बहुत डिटेल में जाया जा सकता है, बट अगेन मैं जितना लिख रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली बात है कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन में चला गया वो फिर बड़ा लंबा एग्जाम्पल बैठ जाता है। डन। देखिए अब आगे ना कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को आराम आराम से आपके साथ पिक करने हैं, फिर मैं आपको पूरा कॉपी करने का टाइम दूंगा। पॉइंट्स का मतलब ये है कि डायग्रामेटिकली एक एक करके चलता हूँ मैं। बच्चों ये कब होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का? अभी ड्रॉ नहीं करना, सुनने पे ध्यान देते जाना। ये कर्व कौन सा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं आपने। AFC के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज ऑलवेज फॉलोइंग
हमेशा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता ही चला जाएगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, हमेशा गिरता जाएगा। पॉइंट नंबर 2, डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट इज AFC कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बहुत छोटा सा वैल्यू रहेगा बट रहेगा। और आखिरी पॉइंट, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है दिमाग में मत लेके जाइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाई चांस आपको पेपर में लिखा हुआ मिले व्हाट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो AFC याद रखना। इस टाइम पे अगेन पूरा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे ना, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको। ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे समझ में आए जितना लिमिटेड सेंस में, क्लियर हो रहा है ये। अगला कर्व आता है, मैं 2 कर्व्स इकट्ठे पिक करने जा रहा हूं। ऐसा करते हैं, मैं आपको ना पूरा मिरर इमेज दिखाता हूं। पहले मैं नीचे ये बनाता हूं, इसे कहते हैं MC कर्व, और ये रहा ATC। ATC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। आराम से समझिए, मार्जिनल कॉस्ट एंड ATC के बारे में भी डिटेल में नहीं जा रहे, उसका एक्सप्लेनेशन अलग होता है। मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, कैसा शेप है, इट इज यू शेप्ड। यू शेप्ड का मतलब पहले गिरेगा, यहां पे देखिए अपने मिनिमम पे आया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, यही दिख रहा है ना आपको। अच्छा, इसका रीजन क्या है बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। बच्चे कहेंगे सर ये तो 2-3 बार आ चुका है, अभी और बहुत बारी रिपीट होता है वैसे ये, बट अभी फिलहाल के लिए आइए मैं इसको एक और एंगल से समझाता हूं। बच्चों जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ना और जो कॉस्ट फंक्शन है, ये आपस में आईने की तरह होते हैं। जैसे आप अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको अपनी फोटो एज इट इज दिखाई देगी या उल्टी दिखाई देगी, उल्टा, मतलब लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, ऐसा कुछ समझ पा रहे ना, हाँ या ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इस चीज़ को आराम से समझें। हमने लास्ट क्लास में इसका रिवीजन किया था, आपको पिकअप होना चाहिए वैसे। ये हमारा MP था, ओहो हल्का सा रह गया, और ये हमारा AP था। इस तरीके से था ना, कुछ याद आ रहा है? यस सर। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर। अब यहाँ पे रिकॉल करें, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे MP हमारा मैक्सिमम होता है, यहाँ पे MP हमारा 0 होता है, और यहाँ पे AP इज इक्वल टू MP होता है, जहाँ पे AP हमारा मैक्सिमम था। कुछ याद आ रही है भाषा? इसी का बीच में क्या दिख रहा है बच्चों, बीच में आईना है, क्या है, आईना, मिरर है, मिरर। अब मिरर की वजह से उल्टा हो गया, जहाँ पे MP मैक्सिमम था उसकी मिरर इमेज MC मिनिमम हो गया, जहाँ पे AP इक्वल टू MP दैट इज AP मैक्सिमम था, वहाँ पे उसका यहाँ पे उल्टा बन जाएगा। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, वेयर MC इज इक्वल टू ATC, यहाँ पे आपका ATC इज मिनिमम। क्या ये दिख रहा है आपको, समझ में आया ये? बोलो हाँ या ना। एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पे है ना, ये देखिए यहाँ पे गिर रहा है, मिनिमम पे है, फिर बढ़ना शुरू हो गया। आपको ये पॉइंट समझ में आया? उसका मिरर इमेज हो गया ना, मिरर में उल्टा दिख गया ना, वहाँ पे मैक्सिमम था AP, यहाँ पे ATC मिनिमम हो गया, वहाँ पे MP मैक्सिमम था, ये मिनिमम हो गया, 0 का ऑपोजिट दिखता नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो पा रही है बात? बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, अब पहली बात तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी है
कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है और जो कॉस्ट फंक्शन है बीच में एक आईना आ रहा है। मतलब आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस्ट फंक्शन। यही बात समझा रहा हूं ना मैं आपको, उल्टा है ना, समझ पा रहे हैं ये चीज? तो इस तरीके से अब हमने पहले ये लिंकेज समझ में आया आपको थोड़ा सा। इसको इलेबोरेट करने के लिए मैं जितना मर्जी लेक्चर खींच दूं इलेबोरेट होता रहेगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ एक कंसाइज वे में यहां पे लेके जा रहा हूं। दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एटीसी। पॉइंट नंबर 1, पहले एमसी इज लेस देन एटीसी। पॉइंट नंबर 2, एमसी इज इक्वल टू एटीसी। एंड पॉइंट नंबर 3, एमसी इज मोर देन एटीसी। आइए समझते हैं। जब एमसी इज लेस देन एटीसी तो एटीसी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है या घट रहा है? गिर रहा है ना। एटीसी इज फॉलिंग, सॉरी एटीसी इज फॉलिंग। जब दोनों बराबर हैं तो एटीसी इज, अरे नालायक, मिनिमम। और आखिरी के अंदर एटीसी बढ़ना शुरू हो गया। क्या लिंकेज बैठा दिमाग के अंदर? तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन एमसी एंड एटीसी। नोट के तौर पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एमसी एंड एवीसी। अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम रिलेशन जो एमसी और एटीसी का है, सेम रिलेशन एमसी और एवीसी का है। क्या ये गया दिमाग के अंदर या रिपीट करूं इसके अंदर कुछ? क्लियर है ये चीज? बस एटीसी की जगह वहां पे एवीसी आ जाएगा। सेम रिलेशनशिप है दोनों के बीच। कोई डाउट्स इसके अंदर? यही चीज आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, पढ़ के देखिए मेरे साथ साथ। इसका डायग्राम आपको ये वाला दिमाग में रखना है, आपको वर्डिंग्स कैच होंगी। पहले क्या लिखा हुआ है, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मतलब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है जब एमसी इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1 यही लिखा है ना हमने। आगे, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन दिस। तो एसी जब बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन एसी। और आखिरी है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है व्हेन एमसी इज इक्वल टू दिस। इसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट या फिर ऑप्टिमम पॉइंट। समझ में आया पूनम या नींद आ रही है? बोलो, समझ में आया सबको ये? हाँ, जाओ जाओ जल्दी भाग के। क्या ये समझ में आया बच्चों रिलेशनशिप आप सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसी हिसाब से ना और भी हैं इसके रिलेशनशिप्स। पहले आप ऐसा करिए, इसको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत है। ऐसा करिए, सब कुछ ड्रॉ करिए, इसको ना एक बार कर ही लीजिए, एक ही मौका मिलता है। करिए, यहाँ से कॉपी करना शुरू करें AFC से। यहाँ पे जगह ढूंढ लीजिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बहुत जगह है। यहाँ पे कहीं नीचे जगह दिख रही है ना, तो कहीं पे भी एडजस्ट मार दीजिए। जैसे ये कर ले मुझे बताएं, फिर मैं नीचे करता हूँ। सर प्लीज स्क्रॉल कर दो। हाँ जी। अरे ये बच्चा कौन है? ये तो दूसरा बच्चा लग रहा है कोई।
आपका नाम क्या है? खुशी। अच्छा, अरे खुशी मैडम की पहली बार ये आवाज़ सुन रहे हैं। बढ़े आगे, ये कॉपी करिए। ये वाला जो है ना, दोबारा से इसको, ये वाला जो है ना डायग्राम, ये लिंकेज जो है ये आपको अपनी बुक्स में नहीं मिलेगा स्टडी मटेरियल में, बट ये बड़ा अच्छा लिंकेज है। इसके ऊपर मतलब इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लिख लीजिए सारा का सारा। लिख लो सौम्य। ये सारा पहले कर रखा है। डन। चलिए करें स्टार्ट। प्रभात हो गया? यस? नो? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। सर डन। डन। चले आइए आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम बना सकते हैं हम कॉस्ट के अंदर। ये डायग्राम वैसे तो बड़ा एक्सप्लेनेटरी है, बट इसके अंदर मैं आपको की पॉइंट्स समझा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा MC, अच्छे से नहीं आ रहा, अरे आ जाओ, ऐसे फिर बड़े लग जाएगा। ठीक है, AC हो गया। ठीक है ना, अब इसको समझिए। इसके अंदर आपने ना वैसे बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगेन, बट अभी एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाइएगा। जहां पे MC और AC बराबर होते हैं वो किसका मिनिमम होता है? AC का मिनिमम आ गया। AC मिनिमम। जहां पे MC और AVC बराबर होते हैं यहाँ पे AVC इज मिनिमम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ पॉइंट नंबर 1 कि मिनिमम पॉइंट, जैसे रिलेशनशिप अगर मैं स्टडी करूँ बिटवीन MC, AC
एंड ABC, पॉइंट नंबर 1 ऑब्जर्वेशन का मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कम्स बिफोर ATC। क्या ये सही लिखा है मैंने? पहले ABC का मिनिमम आएगा फिर ATC का मिनिमम आएगा, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? दूसरा पॉइंट, मुझे बताइए इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी किस चीज की है? AFC की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाँ, इसको मैं अगर वर्डिंग्स में लिखूं, डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC इज AFC। इस बात से एग्री करते हैं? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। उसका रीजन क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा कि AFC कंटिन्यूअसली फॉल करता जाएगा, फॉल करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गैप बिटवीन, इसके अंदर एक पॉइंट ये हो गया ऐसे, गैप बिटवीन AC एंड ABC कीप्स ऑन फॉलोइंग। और आखिरी पॉइंट, AC कैन नेवर बी इक्वल टू ABC, मतलब ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज AFC कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हमने अभी ऊपर लिखा था ना कि AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता, बहुत छोटा वैल्यू रहेगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि AFC कभी 0 नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच की दूरियां कभी 0 नहीं हो सकती, दोनों के बीच की दूरी रहेगी। क्या ये समझ में आ पा रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। चलिए, तो इस डायग्राम को भी बना लीजिए। इसके साथ शॉर्ट रन कंप्लीट होता है, फिर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। बना लीजिए इस डायग्राम को भी। ऑनलाइन वाले बच्चे तो मुझे लग रहा है कि थक गए हैं, ज़्यादा गायब होते जा रहे हैं बच्चे। थक गए हैं? आप भी थक गए? क्या किया आज आपने सुबह से? अरे इतनी जल्दी? कितने बजे उठे आज आप? वाओ, नहीं सो रात को? टेंशन थी टेस्ट की? फिर कौन सी सीरीज देख रहे हैं आजकल आप? सर डन। डन। वाकई में बाकी बच्चे बताएं, ज़्यादा थकावट वाला टॉपिक लग रहा है या ठीक है? ठीक है ना? ऐसा तो नहीं थकावट वाला लग रहा है तो फिर मैं लॉन्ग रन करवा के फिर वो कर सकता हूँ, अदरवाइज चैप्टर 4 स्टार्ट कर लेंगे आज। बहुत थकावट हो रही है, चलो देखते हैं। अभी श्रुति आप बता दो, श्रुति सबसे बढ़िया बच्चे हैं, बताओ श्रुति, थक तो नहीं गए आप?
मुझे तो लग रहा है ये क्लास ऑन करके गायब हो गए, बच्चे कह रहे हैं कि करते रहो जो करना है। नहीं, श्रुति 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 तो एक ही है, ये श्रुति मिश्रा। यहाँ पे देखिए जरा, कोई है श्रुति यहाँ पे? देखो। हेलो, यस सर, यस सर। ये ओ जाग गए, ओ हो जाग गए बच्चे, वेरी गुड। कौन सी क्लास चल रही है श्रुति? बताओ, अकाउंट्स का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये? सर इकोनॉमिक्स चल रही है। इकोनॉमिक्स। देखो, लग नहीं रहा कि नींद से बच्चा जागा हो, एकदम आवाज़ के अंदर भी बच्चे के एकदम लग रहा है कि बच्चा अभी भी नींद से जागा है। यहाँ के भी बच्चे को एक दो को उठाऊँ मैं? देखो मैं देखता हूँ, एक कौन सा बच्चा सो रहा है यहाँ पे? लक्षिता गोयल। लक्षिता गोयल, मुझे बताएं। यस सर। अरे ये तो जागे हुए हैं, ये तो भाई ये होती है ना आवाज़। वेरी गुड, ये तो बच्चा जागा हुआ है। चलो ये तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आइए, अब ये बच्चों हमारा शॉर्ट रन हो गया। अब हम लॉन्ग रन पे फोकस करने जा रहे हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन का जो है ये ना थोड़ा सा आपको तंग ज़्यादा करता है बड़ा ही सिंपल सा, बट ये बहुत तंग कर सकता है आपको। तो इसके की पॉइंट्स सारे के सारे मैं अभी अभी आपको समझा देता हूँ क्या चल रहा है, कैसे है। डायग्राम के अंदर से ऐसा करते हैं, इसका एक बैकअप लेते हैं। आइए इसको ऐसे लिंक करते हैं। बच्चों मुझे ये बात बताओ, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी, प्रोडक्शन फंक्शन कौन से वाला? लॉन्ग रन वाला। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा था? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर आपने देखा था 3 फेजेस थे। कौन कौन से? एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। वेरी गुड, थैंक यू, और डिक्रीजिंग। ठीक है ना? उस टाइम पे मैंने आपको इसके पीछे के कुछ रीजंस समझाए नहीं थे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे ना रीज़न होता है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे भी एक रीज़न होता है। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस, फायदा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब आप छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत फायदा होता है। रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, पैसा मिल जाता है, और आपका प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट स्टार्टिंग वाले फेज में बड़ी तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ता है। डिक्रीजिंग स्टेज के अंदर डिसइकोनॉमीज होता है। क्या होता है? डिसइकोनॉमीज, यानी कि एडवांटेज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब प्रोडक्शन का साइज इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि आपका आउटपुट बढ़ने की बजाय मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? थोड़ा सा इनपुट बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा। जैसे अब एक बच्चा है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, इकोनॉमिक्स का 100 नंबर के पेपर में से मान लो 20 नंबर लेकर आ रहा है। अब स्टार्टिंग में अगर वो हर रोज 2-2 घंटे भी पढ़ेगा, तो आउटपुट अचानक ही बढ़ना शुरू हो जाएगा ना बड़ी तेजी से। सीधा 20 नंबर से वो 60 नंबर पे जंप मार सकता है, थोड़ी सी मेहनत करके स्टार्टिंग वाले फेज में। क्या इस बात से एग्री करते हैं? अब बीच में क्या होगा? बच्चा अब 2 घंटे की जगह पढ़ना 6-6 घंटे शुरू कर देगा, तो अचानक ही दोबारा से 40 नंबर का इंप्रूवमेंट थोड़ी ना आ जाएगा। ऐसे तो 2-2 बार ही पढ़ो, पहले 2 घंटे पे 6 घंटे हो गया बच्चा सीधा 100, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है, बच्चा 70 पे पहुंचेगा, 75 पे पहुंचेगा। उसके बाद तो ऐसा होता है कि आंखें बस आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ते चले जाते हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे होते, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? वैसा ही फैक्ट्री के साथ भी होता है। स्टार्टिंग में जैसे ही आप इनपुट बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग के फेज में आउटपुट बड़ी तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट बड़ी अच्छे से आता है। ड्यू टू रीजन क्या है? इकोनॉमीज। फायदा हो रहा है ना, थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा फायदा। तभी मैं बच्चों को बुला बुला के कह रहा हूँ, भैया टेस्ट दो, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अचानक ही जंप मार जाएगा रिजल्ट। फिर एक लेवल के बाद क्या होता है? बच्चा मेहनत कर रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है बड़ी मुश्किल से,
समझ रहे हो? फिर वो टॉपर की उसमें आना शुरू होता है कि भैया हाँ अब जितना मर्जी पढ़ लो, एक एक नंबर का, वो बच्चा कहता है ना कि परफेक्शन चाहिए, उसको लेकर आने के लिए बहुत धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। वो उसका रीज़न क्या होता है? डिसइकोनॉमीज। अब इंप्रूवमेंट का इतना स्कोप नहीं बचा, उल्टा फायदे की जगह खराबी होनी शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो प्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर ये हमारा लॉन्ग रन का पूरा एक कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने थोड़ा डिटेल में वहाँ पे पढ़ा था, रिवाइज किया। अब इसी का ऑपोजिट मिरर इमेज क्या हो जाएगा? कॉस्ट फंक्शन। अभी भी मैंने मिरर इमेज समझाया ना, प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच में क्या है? आईना है। आईना इसका उल्टा कर देगा। उल्टा कैसे कर देगा? देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसके आईने के अंदर? कॉस्ट फंक्शन इन दी लॉन्ग रन। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड है, अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, क्या यहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं या फिक्स्ड होते हैं? वेरिएबल। आप यहाँ पे जो भी फैक्टर को चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आप छोटी मशीन से बड़ी मशीन लेकर आना चाहो तो बड़ी मशीन भी लेकर आ सकते हो। आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास घर में कोई छोटी मशीन पड़ी हुई है, आप उसको बड़ी मशीन लेकर आना चाह रहे हो और बड़ी मशीन लेकर आना चाह रहे हो, तो आप लॉन्ग रन के अंदर क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि आपकी कंपनी के हिसाब से आपको कितने मशीन की रिक्वायरमेंट है आउटपुट बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर क्या हो रहा है? कॉस्ट गिर रहा है। मैं इसको रेड से बना देता हूँ। फिर जैसे जैसे आपकी मशीन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर कॉस्ट बढ़ाना शुरू हो जाता है वापस। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये छोटे छोटे जो कर्व्स बन रहे हैं इसको बोलते हैं हम एसएसी कर्व्स, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1। छोटी मशीन प्लांट 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3। हमें लॉन्ग रन में क्या डिसाइड करना है? इन तीनों में से कौन सी मशीन लेकर आए। जैसे एग्जांपल लेके चलिए प्रिंटर का, आपको घर के अंदर 1-2 प्रिंट निकालने हैं, महीने में 1-2 निकलते हैं, तो क्या आप पूरी प्रिंटिंग प्रेस बना दोगे क्या घर पे? नहीं, छोटा प्रिंटर ले आओगे ना। अगर आपकी कोई प्रिंटिंग फोटोकॉपी की दुकान है तो आपका छोटे प्रिंटर से काम चल जाएगा? नहीं, आपको प्रॉपर एक फोटोकॉपी की मशीन चाहिए ना। अगर आपका न्यूज़पेपर छापने का काम है, आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो आपको उससे बड़ी मशीन चाहिए होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉन्ग रन के अंदर आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ हमें ये देखना है कि कौन सी मशीन लेकर आए। ऐसी और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं, मतलब ऐसे इमेजिन करिए बहुत सारी मशीनें हैं। एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए मैंने 3 मशीनों का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। कोई डाउट ही पहले तो यहाँ तक बताइए, क्लियर है यहाँ तक? जब ये हमारा लेवल सबसे कम होता है ना, ये जो सबसे कम है क्वांटिटी, इस लेवल को बोलते हैं, कई सारे नामों से बुलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुल कैपेसिटी। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज कॉपी मत करिएगा। नॉर्मल कैपेसिटी, ऑप्टिमम कैपेसिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट सबसे कम है। अगर इसके आगे जाना है तो भी कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर इससे पीछे जाना है तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है आगे जाने की कोशिश करेगा ताकि कॉस्ट कम आए। तो ये सबसे ऑप्टिमम होता है। क्लियर हो रही है ये बात? अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं इसका आईना देखूं, बीच में देखो बच्चों आईना है, तो मुझे बताइए स्टार्टिंग में कॉस्ट गिर रहा है, इसका कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? चलो मैं ऐसे पूछता हूं, ये जो रेड में मैंने बनाया, ये रेड में क्या बन के आ रहा है? दिस इज कॉल्ड LAC। LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बताओ। नहीं, लॉन्ग, हाँ वेरी गुड, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। समझ में आ रही है बात? अब स्टार्टिंग वाले हिस्से में ये इंक्रीजिंग आ रहा है, रीजन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की वजह से आपका कॉस्ट कम हो रहा है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। क्या ये जा रहा है दिमाग में? तो अगर कोई आपसे पूछे पहला पॉइंट कि ये यू शेप है, तो ये यू शेप का कारण क्या है? LAC का कारण क्या है? यू शेप का लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, ऑनलाइन वाले बच्चों बस रुकिए 2 मिनट। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आराम आराम से देखिए। इस LAC का मतलब क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अगर कोई पूछ रहा है ये यू शेप है, इस यू शेप का रीजन क्या है?
इसका रीजन है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पहले ये गिर रहा है, इसका गिरने का कारण क्या है? स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 का नाम क्या था बता दो? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अरे भाई साहब रुक जाइए, ये मैडम थोड़ा सा बताने दीजिए मुझे भी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और यहाँ पे बढ़ने का कारण क्या है? स्टेज नंबर 3 डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर कांस्टेंट रिटर्न्स कहाँ गया? कांस्टेंट रिटर्न्स आपके सिलेबस में इस डायग्राम के अंदर दिखा नहीं रखा, अदरवाइज डायग्राम ना ऐसा होता है, ऐसे जाके फ्लैट फिर ऐसे, बट वो आपके सिलेबस में दिखा नहीं रखा है। अच्छा मुझे बताइए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के पीछे कारण क्या था? इंक्रीजिंग के पीछे कारण क्या था? इकोनॉमीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो अगर इसके पीछे का कोई रीजन पूछेगा तो स्टेज नंबर 1 का रीजन क्या था? तो यहाँ पे क्या आएगा? इकोनॉमीज। कौन सी? इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है? फायदा, एडवांटेज, बस और डिटेल में मत जाइए। फायदा, जब आप छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री कर रहे हैं तो आपको फायदा हुआ, वो फायदा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और यहाँ पे क्या था रीजन? जल्दी से बताओ बच्चों। डिसइकोनॉमीज, बस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्लियर है यहाँ तक हमें पूरा का पूरा? इसके अंदर ना और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और समझाता हूँ, बट जितनी रेलेवेंट है उतना ही कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ऑफन नोन है, इसका और क्या नाम होता है? मार्क करिए मेरे साथ साथ, प्लानिंग कर्व। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं एनवेलप कर्व, इसको लिखिए साइड पे। और क्या बोल सकते हैं? एनवेलप कर्व। इसको एक और नाम से बुला सकते हैं बोट शेप्ड कर्व। इट इज सो ड्रॉन टू बी टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगेन इसका एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में भी लेके जा सकता हूँ, बट अभी नहीं लेके जा रहा। जितना बोल रहा हूँ उतना भी समझ जाए तो काफ़ी है, उतना रिवाइज हो जाए वो भी काफ़ी है। टेंजेंसी के भी पॉइंट्स होते हैं, वो भी समझाने डिटेल में लेके जा सकते हैं, बट अभी रुक जाइए। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभात? ओके। LAC कर्व इज टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये टेंजेंट होता है, मतलब हमने SAC का फुल फॉर्म क्या था? अब सुन लीजिए 2 मिनट पहले। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और 1 का मतलब 1। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लांट कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। LAC का मतलब क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये पता टेंजेंसी की क्या बात कर रहे हैं, हालांकि इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं, बट फिलहाल के लिए जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझे। टेंजेंसी का ये बोल रहे हैं कि ये LAC कर्व जो है ना, ये टेंजेंट होता है। ये देखिए टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टच करके भाग जाता है, टच करके भाग जाता है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है वो उसके साथ, तो टेंजेंट होता है। इसके और भी एक्सप्लेनेशन होती है डिटेल में कि मिनिमम पॉइंट पे कब होता है, कब ये उसके फॉलिंग पार्ट के साथ, इंक्रीजिंग पार्ट के साथ, बट अभी रुक जाइए। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है हमें? अच्छा, इकोनॉमीज का मतलब क्या था बच्चों? फायदा, इकोनॉमी। अच्छा इन्होंने लिखा है, देखिए इसको समझिए। व्हेन इंक्रीज इन स्केल इज अप टू ऑप्टिमम लेवल। फटाफट से बताओ ऑप्टिमम लेवल क्या था बच्चों? जहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट सबसे कम होता है। देन इट इज इकोनॉमीज टू स्केल। इकोनॉमीज का मतलब हमने क्या समझा? एडवांटेज, फायदा। अभी लिखना नहीं है, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। एडवांटेज, बेनिफिट। ऑन दी अदर हैंड इंक्रीज इन स्केल इज बियॉन्ड ऑप्टिमम, रिजल्ट इज डिसइकोनॉमी। डिसइकोनॉमी का मतलब डिसएडवांटेज, या फिर आपका बेनिफिट खत्म हो गया। इंटरनल का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरनल का मतलब क्या होता है? कंपनी स्पेसिफिक। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इसके कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, इंटरनल एक्सटर्नल। ये आप रीड कर लेंगे, थियोरेटिकल है,
एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट फिर भी आप रीड कर ले। ये देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज, तो इसको आप रीड कर लें, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इस लॉन्ग रन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है यही वाला है, डायग्राम। अगर आपको लग रहा है तो इसको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके जाऊं, या जितना मैंने बोला उतना काफ़ी लग रहा है? काफ़ी है। तो जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिखिए, लिखिए इसका जो जो मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है जूम इन कर देता हूँ, ये लीजिए, लिखिए, लिखिए इसको। इसके नीचे लिखिए इसके मतलब क्या होते हैं। इकोनॉमीज का मतलब क्या है, डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, लिखिए। डन। अब इसको ड्रॉ कर लें। पहले ना ये प्रोडक्शन के बारे में सारा लिखिए। पहले प्रोडक्शन के बारे में सारा लिखिए ताकि आपको रिकैप रहे। डन। अब इसको ना प्रॉपरली बनाइए।
ऑनलाइन वाले बच्चों जैसे ही हो जाए मुझे बताएं। सर डन। डन, वेरी गुड। सर डन। डन, वेरी गुड। डन, चलिए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा रिवीजन का आखिरी और सबसे बड़ा चैप्टर रह जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो मुझे बताएं, क्या आप सब इस कंडीशन में हैं कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, बताओ भावना। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि बेस सेटअप करने में पूरा फ्रेश चैप्टर है। हाँ, ये चैप्टर 4 का है, इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। मेन आपका अगले पेज से शुरू हो रहा है। अभी तो इसको भर भर के लिखवाऊंगा मैं सारा। तो आपको लग रहा है कि आज करने लायक, या थोड़ा कैसे बताइए। चलो, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं।